अब हम डिस्कस करते हैं मसल सेंसरी रिसेप्टर्स। हमने पहले स्टार्ट किया हुआ है कि जो मसल के अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मसल स्पिंडल्स और दूसरे होते हैं गाल्जी टेंडन ऑर्गन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मसल स्पिंडल क्या होते हैं और इनकी इनर्वेशन क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। देन इसी तरह हम गाल्जी टेंडन ऑर्गन पे जाएंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल होते क्या हैं? हम एक लेट्स अज्यूम मसल, ये हमारे पास एक स्केलेटल मसल है। अब स्केलेटल मसल में ये इसके फाइबर्स जा रहे हैं। अब ये फाइबर्स जो होते हैं ये कि इसके जो सेंटर में ना जो फाइबर्स होते हैं ये थोड़े से मॉडिफाइड टाइप के फाइबर्स होते हैं। इनको हम कहते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं ये मॉडिफाइड किस तरह होते हैं? ये वैसे होते हैं स्केलेटल। अगर हम एक इंट्राफ्यूजल फाइबर्स में से एक फाइबर को लेते हैं तो उसका जो सेंटर होता है यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिन मायोसिन नहीं होती। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका किसी किस्म का कोई कंट्रैक्टाइल फंक्शन नहीं है, बल्कि ये कंसर्न्ड होता है सेंसरी जो रिसेप्टर के तौर पर काम करता है यानी। तो ये मॉडिफाइड होता है, एक्टिन मायोसिन नहीं होती। ये एक इंट्राफ्यूजल फाइबर है। इसी तरह बंडल ऑफ इंट्राफ्यूजल फाइबर मिलकर एक मसल स्पिंडल बनाते हैं। अब मसल स्पिंडल कवर्ड होता है तो ये इंट्राफ्यूजल फाइबर होंगे, जो बाहर वाले होंगे वो सारे एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं। अब इंट्राफ्यूजल फाइबर में हो गया, हमें पता चल गया कि ये मसल स्पिंडल है। अब मसल स्पिंडल में जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं उनकी दो कैटेगरीज होती हैं। तो इंट्राफ्यूजल फाइबर की दो कैटेगरीज हैं। कौन सी कैटेगरीज हैं? इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। अब इनकी एक कैटेगरी होती है न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होते हैं और दूसरे न्यूक्लियर चेन फाइबर होते हैं। तो न्यूक्लियर बैग फाइबर्स एंड जो दूसरे होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर। अब होता ये है इनको किस तरह इनकी इनर्वेशन ये हो गया। अभी हम डिस्कस करते हैं कि बैग फाइबर क्या होते हैं और चेन फाइबर्स क्या होते हैं। उससे पहले हम इसका डिस्कस करते हैं कि इसकी एक सेंसरी इनर्वेशन होती है, यानी कि यहाँ से मतलब जो ये चूँकि रिसेप्टर होते हैं तो इनसे जो सेंसरी रिसेप्शन जो होती हैं यानी कि सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है उनको कैरी करके ले जाते हैं, वो सेंसरी इनर्वेशन वाले यानी कि फाइबर्स होते हैं। दूसरा होता है इनकी मोटर इनर्वेशन। तो मोटर इनर्वेशन और सेंसरी इनर्वेशन और ये सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करते हैं एक डायग्राम से। ये गाइटन की डायग्राम है। ये इसमें हमें पता है कि दो तरह के फाइबर्स थे, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स और दूसरे होते हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर्स। अब ये देखें, ये न्यूक्लियर बैग फाइबर है। बैग फाइबर इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो थोड़ा सा मतलब जो है वो एक तरह का इवेजिनेटेड है, ये वाला पोर्शन। अब ये इसको इसलिए न्यूक्लियर बैग फाइबर कह रहे हैं। ये भी इंट्राफ्यूजल फाइबर है। और दूसरा होता है न्यूक्लियर चेन फाइबर। इसी तरह फाइबर जो है वो अरेंज होते हैं। अब पहले हम देखते हैं इसकी सेंसरी इनर्वेशन क्या है, देन हम देखेंगे मोटर इनर्वेशन क्या है और इसके बाद इसके रेस्पॉन्सेज को देखेंगे। अब होता यह है कि देखें सेंसरी इनर्वेशन। अब हमने पहले देखना है कि न्यूक्लियर बैग को कौन सा सप्लाई कर रहा है और चेन को कौन सा कर रहा है। असल में जो सेंसरी इनर्वेशन होती है वो ग्रुप 1A के फाइबर 1A और उसके अलावा जो होता है B, ये जो होते हैं इनके एफरेंट्स होते हैं, यानी कि ये इनसे सेंसरी इनर्वेशन लेके जा रहे हैं। अब ग्रुप 1A और ग्रुप जो बीटा होता है इसको 2 कह लें। तो ग्रुप 1A और जो बीटा होते हैं अब किस तरह इसको लेके जा रहे हैं ये हम देखते हैं। देखें यहाँ से जो न्यूक्लियर बैग फाइबर है और न्यूक्लियर चेन फाइबर है, इन दोनों से सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे ग्रुप 1A। इनको हम कहते हैं प्राइमरी एफरेंट्स। तो इनके एफरेंट्स कितने तरह के हो गए? प्राइमरी एफरेंट्स एंड दूसरे होते हैं सेकेंडरी एफरेंट। प्राइमरी एफरेंट क्या करते हैं? प्राइमरी एफरेंट्स होते हैं और दूसरे होते हैं सेकेंडरी एफरेंट। प्राइमरी एफरेंट ने जो लेके जाना होता है वो बैग फाइबर से भी लेके जाना है और चेन फाइबर से भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जाना है। जो दूसरे होते हैं ग्रुप 2 के फाइबर जिनको हम कहते हैं वो होते हैं सेकेंडरी एफरेंट्स, वो जस्ट न्यूक्लियर चेन फाइबर से लेके जा रहे होते हैं। अब इससे दो तरह के हमारे पास रेस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। अगर दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि अगर मतलब हमारे पास ये प्राइमरी भी एक्टिवेट हो जाए और सेकेंडरी भी एक्टिवेट हो जाए तो इसकी सूरत में स्टैटिक रेस्पॉन्स जनरेट होता है। यानी कि ये स्टैटिक रेस्पॉन्स से मुराद ये है कि ग्रुप 1A भी एक्टिवेट हो रहा है, इससे भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रही है, ग्रुप 2 से भी इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो वो होता है स्टैटिक रेस्पॉन्स। दूसरा होता है हमारे पास ये असल में एक तरह का मतलब जो है ना रेस्पॉन्सेज होते हैं इनकी इनर्वेशन की वजह से। यानी कि अगर ये फाइबर्स कैरी करके लेके जाएंगे तो ये रिस्पांस होगा। अगर प्राइमरी एफरेंट जस्ट हो जाता है तो वो जो होता है हमारे पास डायनामिक रेस्पॉन्स होता है। अब ये किस तरह डायनामिक और स्टैटिक हो रहा है अब हम देखते हैं। मोटर इनकी जो इनर्वेशन है उसके थ्रू तब हमें समझ आएगा। जी एफरेंट्स हो गए। जो इसके इफरेंट्स होते हैं यानी कि एफरेंट्स कह लें तो इफरेंट्स या एफरेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं गैमा डायनामिक या गैमा डी फाइबर और दूसरे होते हैं गैमा एस या गैमा स्टैटिक फाइबर्स। अब असल में होता ये है कि यहीं पे ही देख लें। अब देखें जो गैमा डायनामिक होगा जिस तरह प्राइमरी था वो दोनों को कर रहा था, इधर जो स्टैटिक होता है वो दोनों को करता है। तो गैमा स्टैटिक फाइबर जो होते हैं वो इसको इनर्वेट करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पे डायनामिक गैमा फाइबर्स हैं वो जस्ट प्राइमरी प्लेट एंडिंग के थ्रू जो होते हैं वो जस्ट न्यूक्लियर बैग को सप्लाई कर रहे हैं। तो प्राइमरी एफरेंट्स दोनों से लेके जा रहा था, इधर जो है वो स्टैटिक दोनों की तरफ लेके आ रहा है इम्पल्सेस को।
जो ग्रुप 2 थे वो इसका एफरेंट था जस्ट न्यूक्लियर चेन का। इधर जो होता है वो डायनामिक जो होता है वो जस्ट प्राइमरी जो होती है न्यूक्लियर बैग फाइबर होता है उसकी तरफ एफरेंट्स लेके आ रहा होता है। तो ये इसकी सेंसरी इनर्वेशन भी हो गई और उसके साथ साथ मोटर इनर्वेशन भी हो गई। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका कि इनका क्या रोल होता है। अब एक और बात भी यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो मसल स्पिंडल्स हैं उनको गैमा मोटर न्यूरॉन सप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखें गैमा फाइबर आगे दो उनकी क्लासेज हैं, डायनामिक और स्टैटिक। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि इंट्राफ्यूजल फाइबर जो होते हैं उनके लिए हमारे पास आ रहे होते हैं एंड जो हमारे पास होते हैं ना मसल स्पिंडल, उनको जो होते हैं वो गैमा डायनेमिक करवा रहे होते हैं, वो इंटरफ्यूजल फाइबर होते हैं। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, कि जो गैमा डायनेमिक और गैमा स्टैटिक और ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब असल में होता ये है कि जो हमारे पास है मसल स्पिंडल, उनका जो मेन फंक्शन होता है ये इन्वॉल्व हो रहे होते हैं मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस में। अब मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या है? मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स ये बहुत इजी चीज़ है। ये इसलिए है कि देखें मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स कैसे जनरेट होगा, नेम इंडिकेट कर रहा है कि अगर किसी किस्म का कोई स्ट्रेच आता है मसल पे तो रिफ्लेक्स जनरेट होगा और उसकी कंट्रैक्शन होती है। तो वो मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स में ये मसल स्पिंडल कैसे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ये हम डायग्राम से देख लेते हैं। बाकी उसमें हैं वही चीज़ें कि एफरेंट और इफरेंट किस तरह आ रहा है। ये देखें, अब हमने मसल स्पिंडल की बात की। मसल स्पिंडल से कौन से लेके आ रहे थे सेंसरी फाइबर, वो 1A भी होते हैं और उसके अलावा 2 फाइबर्स भी होते हैं। तो क्लास 1 यानी कि प्राइमरी एफरेंट और सेकेंडरी एफरेंट यहाँ से इंपल्सेस लेके गए डॉर्सल हॉर्न के थ्रू, यहाँ पे वेंट्रल हॉर्न में, यहाँ से एंटीरियर मोटर न्यूरॉन। कौन से एंटीरियर मोटर न्यूरॉन जो होते हैं हमारे पास? देखें एक और बात, मसल स्पिंडल से एफरेंट गए, अब मसल ने जो होता है वो कंट्रैक्ट करना होता है। तो कंट्रैक्शन में जो मेनली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो कौन से फाइबर्स होते हैं? एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू ये इनको जो है वो सप्लाई कर देते हैं। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन हमें पता है कि एक्स्ट्रा फ्यूजल को सप्लाई करते हैं, तो इसकी वजह से मसल कंट्रैक्ट कर जाता है। इसको हम कहते हैं मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ये न्यूरोनल सर्किटरी भी से जनरेट हो जाएगी और उसके अलावा ये होगा कि मतलब हमें पता चल जाएगा कि इस तरह इसकी कंट्रैक्शन हो रही होती है। तो इसके वैसे मतलब मसल स्पिंडल का बेसिक जो फंक्शन होता है वो यही होता है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो है वो गाल्जी टेंडन ऑर्गन का क्या रोल होता है। उससे पहले हम क्लिनिकल एप्लीकेशन भी देखते हैं इसकी, ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं।